हैं, तो जो लोग एग्रेसिवली ट्रेड कर सकते हैं उनके लिए आप 37,200 आज की कॉल पे आप पोजीशन ले सकते हैं। 149 150 के जोन में कामकाज कर रही है। प्रशांत जी मान रहे हैं कि यहाँ पर आप जो टारगेट्स देख सकते हैं वो 350 के आसपास के रहेंगे, और अगर आप उसमें स्टॉप लॉस लेना चाह रहे हैं तो 80 रुपए का आपके लिए एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। ये कॉल फिर से वही बात काफी एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए है जो कि इंट्राडे में हीरो या जीरो ट्रेड फॉलो कर सकते हैं, यानी कि या तो पैसा बढ़िया बनेगा या शायद रिस्क काफी ज्यादा होगा। तो उस लिहाज से अपनी रणनीति आपको यहाँ बनानी होगी। 153 के जोन्स में अभी ये कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही है। अच्छा प्रशांत जी, अब कुछ इंडिविजुअल ट्रेड्स के ऊपर बात करते हैं। पहले तो आईटी आज जोरदार पुल बैक में आया है। टीसीएस 1.5% ऊपर, माइंडट्री, एलएनटी इन्फोटेक, परसिस्टेंट सिस्टम सब में जोरदार खरीदारी है। यहाँ कोई नाम देख पाए क्या आप? डेफिनेटली एक नाम जो मुझे क्लियर कट इसमें दिखाई दे रहा है वो है सुमित जी, एलटीआई, एलएनटी इन्फोटेक, करीबन ये 4,600 के रेंज में चल रहा है और मुझे लग रहा है कि इसमें अभी एक वैलिड ब्रेकआउट बहुत दिनों बाद आ रहा है। वॉल्यूम्स और बढ़ जाए तो थोड़ा और अच्छा लग जाए, बट अभी आप इसमें ले सकते हो मुझे लग रहा है पोजीशन, और स्टॉप लॉस आप बनाए रखिए 4,560 पे, 4,560, और टारगेट आप रख सकते हो करीबन 4,750 से लेके 4,800 के जोन तक। तो इस जोन में मुझे एलटीआई बहुत अच्छा लग रहा है। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होने के बाद ज्यादातर अगर आप टारगेट देखो तो जो पूरी डेप्थ है वो रेप्लिकेट होती है। इस हिसाब से मैं ट्रेड लेना चाहता हूं, और जैसे मैंने कहा कि 4,560 तक मैं स्टॉप लॉस रखूंगा और टारगेट रखूंगा करीबन 4,750 से लेके 775 तक। 4,750, 4,775 ये टारगेट्स रहेंगे एलएनटी इन्फोटेक में, अगर आप आईटी में से कोई नाम पिक करना चाह रहे हैं तो। डीबी कॉप के नंबर अभी अभी आए हैं। कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। स्टॉक 9% हो गया है ऊपर। 22 करोड़ के घाटे के सामने 31 करोड़ का मुनाफा वाई बेसिस पे कंपनी ने पोस्ट किया है, और स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है। नंबर्स के बाद 8.5% ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आय फ्रंट पे भी सपोर्ट है, और आय के साथ साथ घाटे से मुनाफे में वाई बेसिस पर एक कंपनी के नंबर्स आते हुए दिखाई पड़े हैं। तो रिएक्शन आपकी स्क्रीन पर है। आय 304 करोड़ से बढ़कर 494 करोड़, और 22 करोड़ के घाटे के मुकाबले 31 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। इनपुट कॉस्ट का इंपैक्ट भी है, इसीलिए कंपनी के जो बॉटम लाइन है वो मुनाफे की तर्ज पर बेटर साइड पे आते हुए दिखाई पड़ रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है। चलिए, अच्छा नंबर्स की बात हो ही रही है तो आईएफएल फाइनेंस, इसके भी नंबर्स आए थे और पहली तिमाही में आईएफएल फाइनेंस के नंबर्स काफी बेटर रहे थे। मुनाफा 24% बढ़ा, 330 करोड़ रुपए हो गया। वहीं एनआईए में करीब 66% के आसपास का उछाल देखने को मिला है। नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ आईएफएल ग्रुप के फाउंडर निर्मल जैन सर मौजूद हैं। निर्मल सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो नंबर्स, बढ़िया नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं, और इस तरह के रोबस्ट नंबर्स उस तरह के सिनेरियो में जबकि थोड़ा बहुत चैलेंज लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में देखने को मिला है। तो इस सिनेरियो सिचुएशन में क्या मान के चलें, क्या की हाइलाइट्स रहे? तो जो पिछले 3 सालों से आईएलएफएस क्राइसिस, उसके बाद कोविड से जो सेक्टर पे सिचुएशन थी, अब काफी सुधर रही है। क्रेडिट डिमांड जो रिटेल में है वो उसमें अच्छी ग्रोथ है, और अगर क्रेडिट क्वालिटी स्टैंडर्ड आप टाइट भी रखो उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि डिमांड ग्रोथ है, और लिक्विडिटी भी सुधर रही है मार्केट में। इंटरेस्ट रेट थोड़े बड़े जरूर है, पर अगर डिमांड स्ट्रांग है, इकोनॉमी अच्छी है, लोगों की आमदनी इनकम अगर अच्छी चल रही है, तो क्रेडिट डिमांड जो है वो फिर भी कंटिन्यू करती है। और हमारे ज्यादातर प्रोडक्ट में हम देखते हैं कि हम इंटरेस्ट रेट पास ऑन कर सकते हैं कस्टमर्स को। तो गोल्ड लोन, होम लोन 2 कोर प्रोडक्ट है, दोनों में अच्छी ग्रोथ है, और मैं समझता हूँ कि ग्रोथ आगे भी कंटिन्यू होगी। अच्छा निर्मल सर, क्योंकि आपसे मार्केट्स की तो बात करनी जरूरी ही होगी, तो बाजार इस सिचुएशन में, अभी जो सिचुएशन है इसमें ऐसे हालात में है कि इंटरेस्ट रेट्स राइजिंग साइड पर आ चुका है, बातचीतें बाजार है में खबरें हैं रहती हैं कि हम रिसेशनरी प्रेशर को देख रहे हैं। तो इन दोनों तरह की चीजों के बीच में जब राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है, रिसेशनरी प्रेशर है, आपका व्यू क्या है मार्केट्स को लेकर? अभी इस समय जो सिचुएशन है ग्लोबल मार्केट्स में स्थिति थोड़ी नाजुक है, क्योंकि वहां पे इन्फ्लेशन काफी बढ़ रहा है, और उनकी जो इंटरेस्ट रेट इतनी कम थी, समझो कि अगर 1% इंटरेस्ट में अगर 2% बढ़ जाए तो बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। हमारे लिए अगर 1% है, 8% पे 1 बढ़ के अगर 9 हो जाए वो एक अलग चीज है, और अगर 1% की 3% हो जाए तो बिल्कुल ही अलग है। तो वो एक जो डेवलप कंट्रीज है, पर्टिकुलरली यूएस और यूरोप में, जो रिसेशन का डर है वो मतलब उस डर की वजह है, और लगता है कि वहां पे थोड़ी इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन होने के बहुत अच्छे आसार है। अब उसमें क्या होगा, अगर वहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो उसका इम्पैक्ट इमर्जिंग मार्केट में भी आता है, क्योंकि जो वहाँ का जो एसेट एलोकेशन है उसमें अगर वो लोग उनके जो डेट या फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में एलोकेशन अगर बढ़ाएंगे, और जो पैसा अगर फिर यूएस की तरफ जा रहा है, मतलब यूएस इकोनॉमी में जाएगा,
तो डॉलर स्ट्रांग होगा और दूसरी करेंसीज पे और दूसरी करेंसीज के जो इन्वेस्टमेंट फ्लोज पे नेगेटिव असर होगा। परंतु अभी जो कुछ जो एक्सपर्ट हैं बाजार के, वो ये भी देख रहे हैं कि अगर यूएस की इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन होती है तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ा नहीं पाएंगे। और कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा, मे भी 6 महीने में, ऐसा साल भर में, जब उनको ये साइकिल रिवर्स करना पड़े और इंटरेस्ट रेट फिर कम करनी पड़े। तो ये तो हो गई डेवलप कंट्री की बात। पर अभी इस समय जो सिचुएशन है, जो पहले जो क्राइसिस हुए थे 2001 में, 2008 में, उसकी तुलना में इंडिया बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि अब रिजर्व हमारे स्ट्रांग है $600 बिलियन के आसपास। उसमें हमारी करेंसी को कोई बहुत ज्यादा डर अच्छा नहीं है। निर्मल सर, एक और बात, मतलब ये बात तो सही है कि हाँ ये क्रूशियल जंक्चर है और सिचुएशन सिनेरियो बदल रहा है, लेकिन जो फ्रॉथ मार्केट में हम देख रहे थे विद टाइम, क्या वो कुछ सेटल हुआ है, कुछ ईज आउट हुआ है या अभी बाकी है? मेरे ख्याल से फ्रॉथ काफी निकल गया है और थोड़ा बहुत अगर होगा तो और भी निकल जाएगा। पब्लिक मार्केट से ज्यादा फ्रॉथ प्राइवेट मार्केट में था, क्योंकि जिस तरह से जो स्टार्टअप और बहुत सारी फंडिंग हो रही थी रेवेन्यू मल्टीपल से या विदाउट प्री रेवेन्यू ऑल्सो, वहां पे ज्यादा फ्लॉप था। वो भी काफी तेजी से कम हुआ है। जैसे यूएस में बहुत सारे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जो है 80-90% गिर गए हैं। तो और थोड़ा बहुत अभी भी मुझे लगता है कि और जगह है, मतलब पूरे दुनिया के जो टेक्नोलॉजी और जो जो नए टाइप की कंपनियां हैं जिसमें इन्वेस्टर्स एक उम्मीद पे पैसा लगाते हैं, उसमें काफी फ्रॉड था और वो कम हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, नंबर से बातचीत करने के लिए और बाजार पे अपना वैल्यूएबल इनपुट हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट कॉल, आज के एफ&ओ के जो टॉप गेनर है वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। उसमें बजाज फिनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों ही शानदार तेजी में चल रहे हैं। और इसी हफ्ते हमारे साथ शिवांगी सरदा मौजूद थी, जिन्होंने बजाज फिनेंस की कॉल दी थी 6400 की, जिसमें उनके 300 रुपए के टारगेट थे, 190 का स्टॉप लॉस था। ये कॉल आज आपके सामने है, 663 रुपए का मौजूदा स्तर है। ना केवल टारगेट हिट बल्कि दोगुने से भी ज्यादा अब ये कॉल कामकाज कर रही है। शिवांगी जी, पहले तो उसी दिन आपने 292 रुपए का टारगेट अचीव किया, तो इनफैक्ट आप शिवांगी जी से बातचीत भी कर ही लेते हैं, शिवांगी जी मौजूद भी हमारे साथ। 292 रुपए का टारगेट उसी दिन आपने अचीव करवा ही दिया था ऑलमोस्ट, और आज तो उसके दुगने ऊपर खड़े हैं। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस कॉल के लिए। और जो अभी भी बजाज फिनेंस में मौजूद हैं वो क्या करें? जी बहुत शुक्रिया सुमित जी। आशा है कि सबने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया है इस कॉल से, और मेरी ये यहाँ पे एडवाइस यही रहेगी कि यहाँ पे हम प्रॉफिट बुकिंग कर ले। और हमने देखा है कि काफ़ी एक अच्छा रैली आया है पिछले 2 दिनों में, और यही सलाह रहेगी कि प्रॉफिट बुकिंग कर ले। ऐसे ओवरऑल बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस में काफ़ी स्ट्रेंथ बना हुआ है, तो हम दूसरे स्टॉक्स में शिफ्ट कर सकते हैं। तो बैंकिंग फाइनेंशियल में स्ट्रेंथ है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट आप बुक कर ले, और वैसे भी बहुत जबरदस्त प्रॉफिट हुआ है तो उसको आप बुक करके चल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं शानदार कॉल देने के लिए। उम्मीद करते हैं आगे भी आप ऐसे ही कॉल देंगे। अच्छा, एक ब्रेक का वक्त हो गया, और इसी ब्रेक के उस पार अब आप सस्ता ऑप्शन प्रशांत जी से जानेंगे कि प्रशांत जी कहां पर दाव लगा रहे हैं और उनकी तरफ से सस्ता ऑप्शन कौन सा है। छोटे से ब्रेक के उस पार।